हेलो स्टूडेंट, स्वागत है एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट सेमेस्टर में। चलिए आज हम लोग क्लास स्टार्ट करेंगे किसकी। तो चलिए पहले बता देते हैं कि आज किसकी क्लास आपको स्टार्ट हो जाएगी। ठीक है, तो आज की जो आपकी क्लासेस है भाई एंशिएंट हिस्ट्री, यानी कि जो AIH है, एंशिएंट इंडियन हिस्ट्री, उसका थ्योरी प्रैक्टिस हम लोग करने वाले हैं, MCQ प्रैक्टिस नहीं करने वाले हैं। याद रखिएगा, MCQ प्रैक्टिस ऑलरेडी हमने करा दिया है, तो जा करके वहां से आप लोग MCQ प्रैक्टिस कर सकते हैं। इस वीडियोस में, इस क्लास में सिर्फ और सिर्फ हम लोग कवर करेंगे जो थ्योरी क्वेश्चंस हैं। थ्योरी क्वेश्चंस को देखेंगे कि क्वेश्चंस किस प्रकार से आते हैं और क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना, इस बात को ध्यान देना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कुछ क्वेश्चंस पहले हम लोग कवर करते हैं, उसके बाद आंसर्स उसके लिखना स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि क्वेश्चन पूछ रहा है, एक ही क्वेश्चन तीन टाइप से पूछ सकता है, यानी कि तीन तरीके से एक ही क्वेश्चन को पूछ सकता है। कैसे, ध्यान दीजिए। पुरातात्विक स्रोतों से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए। ठीक है ना, पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, वर्णन कीजिए। वर्णन, प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोतों का महत्व बताइए। ये तीनों क्वेश्चंस इस तरीके से हैं कि एक ही क्वेश्चंस, एक ही प्रकार के क्वेश्चंस हम लोग लिख सकते हैं। हालांकि इसमें क्वेश्चंस आते हैं, ये क्वेश्चंस बनेंगे तो कितने नंबर्स के बनेंगे भाई, 15 नंबर्स के बनेंगे। याद रखिएगा, कितने नंबर्स के बनेंगे भाई, 15 नंबर्स के ये क्वेश्चंस बनने वाले हैं आपके। कितने, 15 मार्क्स के। ठीक है ना, तो चलिए देखेंगे इस क्वेश्चंस के आंसर को हम लोग कैसे लिखेंगे। हालांकि इसके पहले जो हमने आपको वीडियोस प्रोवाइड करे थे, उस वीडियोस में हमने आपको बताया था कि क्वेश्चंस के आंसर्स कैसे लिखे जाते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना होगा भाई, सबसे पहले आपको लिखना होगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा, याद रखिएगा, सबसे पहले आपको लिखना होगा परिचय। सबसे पहले आपको लिखना होगा क्या, परिचय। क्या लिखना होगा, परिचय या फिर भूमिका। ठीक है ना, भूमिका, परिचय या फिर भूमिका। यहां से क्वेश्चंस को हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं। ये मैं बता रहा हूं एक तरीके से मॉडल्स, किस तरीके से हम डिस्क्रिप्टिव आंसर को लिखेंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे देख रहे हैं आप कि सबसे पहले हम लोग क्या लिखेंगे, परिचय, या फिर परिचय के साथ साथ हम लोग क्या लिख सकते हैं, भूमिका भी लिख सकते हैं। इसमें हम लोगों को क्या लिखना होता है, बेसिकली इंट्रो देना होता है जस्ट इस क्वेश्चंस का। जैसे यहाँ पे देखिए क्वेश्चन दिया है, पुरातात्विक स्रोत से आप क्या समझते हैं, इसके विभिन्न प्रकार में महत्व का वर्णन कीजिए। तो यहाँ पे हमें पहले हेडिंग्स लिखनी है। क्या हेडिंग्स लिखनी है भाई, यहाँ पे हमें हेडिंग्स लिखनी है कि परिचय। परिचय में बेसिकली लिखना है किसके बारे में, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, तात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्रोत के बारे में। ठीक है ना, तो हम लोग जानते हैं कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं, तो उन सभी पुरातात्विक स्रोतों के बारे में थोड़ा सा आपको इंट्रो देना है, या फिर हम ये कहें कि उनके बारे में भूमिका उनकी लिखनी है। ठीक है, लाइक ऐसे हम लोग समझ सकते हैं कि पुरातात्विक स्रोत कौन कौन से होते हैं भाई, औजार हो सकते हैं, औजार हो सकते हैं। ठीक है, ये हमारी मुख्य हेडिंग है और ये हमारी सब हेडिंग है। याद रखिएगा, ये हमारी सब हेडिंग है। औजार के बारे में लिख दीजिए, उसके बाद बर्तन के बारे में लिख दीजिए। ठीक है ना, ठीक है, उसके बाद आप कुछ और भी चीजों के बारे में, जैसे हमारे लिए हो सकते हैं शिलालेख वगैरह, शिलालेख के बारे में लिख लीजिए। ठीक है ना, शिलालेख। ठीक है, तो इन सभी के बारे में कुछ ना कुछ दो चार पॉइंट्स आपको लिख देना है, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि क्या ये जो पुरातात्विक स्रोत हैं इतिहास में किस तरीके से भूमिका निभाते हैं। ठीक है, ये हैं कुछ स्रोत। ठीक है ना, कौन से स्रोत, ये है पुरातात्विक स्रोत। इसके अलावा ये तो एक तरीके से पुरातात्विक स्रोत है, इसके अलावा कुछ साहित्य भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं। कुछ साहित्य भी पुरातात्विक स्रोत के रूप में कार्य करते हैं, जिन्हें हम लोग प्राचीन ग्रंथ भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, प्राचीन ग्रंथ। तो देखिए ये हो गई आपकी मुख्य हेडिंग दूसरी, और प्राचीन ग्रंथ भी इसे बोल सकते हैं, या फिर साहित्य भी हम लोग बोल सकते हैं। ठीक है, तो ये हो गई आपकी दूसरी हेडिंग, और दूसरी हेडिंग के अंतर्गत हमें क्या लिखना हो, यहाँ पे लिखना है जो भी चीजें आपको पता हो साहित्य के बारे में। जैसे वेद हो गया, वेद के बारे में कुछ बातें लिख दीजिए। महाभारत हो गया, उसके बारे में कुछ बातें लिख दीजिए। ठीक है, महाभारत। और जातक कथा हो गया, इसके बारे में कुछ बातें लिख दीजिए। बात समझ रहे हैं, तो ये भी एक तरीके से सब हेडिंग्स होती जाएंगी, और इसके बारे में हम जानते लिखते चले जाएंगे। ठीक है, तो ये सब ओवरऑल क्या है भाई, ये सब ओवरऑल हमारे पास स्रोत। कौन से स्रोत है भाई, इतिहास के स्रोत है, और ये पुरातात्विक स्रोत है। ठीक है, अच्छा, इन सभी के बारे में जब हम लिख देंगे, ठीक है, तब हम क्या लिखेंगे भाई, तब हम लिखेंगे
इनका महत्व, क्या लिखेंगे, महत्व। अच्छा, अगर ये पूछ दे इसके प्रकार भी, चूंकि इसमें पूछा है, क्वेश्चन में प्रकार भी पूछा है, तो स्रोत बेसिकली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका प्राथमिक स्रोत, एक होता है आपका प्राथमिक स्रोत। प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाती हैं, प्राथमिक स्रोत के अंतर्गत ये सभी चीजें आ जाएंगे, प्राथमिक स्रोत, ठीक है, प्राथमिक स्रोत के अंदर। और जब द्वितीयक स्रोत की बात करें तो द्वितीयक स्रोत वो होता है जिसे संकलित किया जाता है, जैसे ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक किताब, ऐतिहासिक किताब, ठीक है ना, जो बेसिकली हम लोग किताब के बारे में पढ़ते हैं, ये सब हमारा द्वितीयक स्रोत है, ठीक है ना। और जो प्राथमिक स्रोत होते हैं ये सभी के सभी हैं, ठीक है। तो ये जो दूसरा स्रोत है जिसे हम लोग द्वितीयक स्रोत भी बोलते हैं, द्वितीयक स्रोत भी बोलेंगे, द्वितीयक स्रोत, ठीक है। और इसे ऐतिहासिक किताब भी हम लोग बोल सकते हैं। ऐतिहासिक किताब में बेसिकली उन सभी इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट कर दिया जाता है, वो हमारे लिए द्वितीयक स्रोत के रूप में कार्य करता है, ठीक है। तो बेसिकली आपने देखा कि जो परिचय या फिर भूमिका हमने लिखा है, उसके बाद प्राथमिक स्रोत और द्वितीयक स्रोत ये जो है स्रोत है। और पुरातात्विक स्रोत होते कौन है भाई, औजार हो गए, बर्तन हो गए, और भी शिलालेख हो गए, और भी विभिन्न प्रकार के सिक्के भी इसमें ऐड कर सकते हैं, बात समझ रहे हैं, सिक्के भी ऐड कर सकते हैं, वो भी एक तरीके से पुरातात्विक स्रोत के रूप में कार्य करेगा। बात समझ में आ गई। अच्छा, इन सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा कुछ ना कुछ बातें आप लिखते चलेंगे ताकि आपको पता चलता रहे सारी चीजें। इसके अलावा इसमें और भी कुछ ऐड कर सकते हैं, जैसे आप ऐड कर सकते हैं चौथे नंबर पे इसमें ऐड कर दीजिए, कर देंगे आभूषण ऐड कर देंगे, ठीक है ना, आभूषण। इसके अलावा आप ऐड कर देंगे मिट्टी के बने बर्तन, बेसिकली ईंट वगैरह भी ऐड कर सकते हैं आप, ईंट, ठीक है ना। इसके अलावा और भी चीजें, जैसे एक तरीके से होता है जो जुते हुए खेतों के जो साक्ष्य मिले थे, जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ मिले थे भाई, ये मिले थे बेसिकली वहां पे राजस्थान में एक मिला था, हड़प्पा सभ्यता से संबंधित पहली बार जुते हुए खेत का साक्ष्य राजस्थान में जो था, कालीबंगा नामक शहर था, वहां पे पहली बार साक्ष्य मिला था। तो ये सब भी एक तरीके से पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में कार्य करेंगे। और जो इन सबों का कलेक्शंस हम किसी बुक में, किसी ऑथर के द्वारा, किसी लेखक के द्वारा लिख दिया जाता है, और फिर उससे हम इंफॉर्मेशंस को कलेक्ट करते हैं, वो हमारे लिए द्वितीयक स्रोत बन जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इस क्वेश्चंस को लिखना स्टार्ट करेंगे, इसके आंसर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, तो मान के चलिए कि अब आप पुरातात्विक स्रोत के बारे में 3-4 बातें लिख दी हैं, उसके बाद औजार हो गया, बर्तन हो गया, शिलालेख हो गया, इसमें उदाहरण स्वरूप लिख देंगे। जैसे औजार कहाँ पे, एक है पाषाणकालीन संस्कृति, पाषाणकालीन संस्कृति में हस्त कुठार मिला था, ठीक है ना। और बेसिकली जो एक व्यक्ति थे रॉबर्ट ब्रूसफुट के द्वारा पहली बार खोजा गया था। तो इनमें कुछ इन बातों को लिख दीजिए। बर्तन जो मिले थे बेसिकली मृदभांड जैसे बर्तन मिले थे, सिंधु घाटी सभ्यता में भी मिले थे, और भी कई प्रकार की सभ्यताओं में ये सब बर्तन मिले थे, तो कुछ बातें इनके बारे में लिख दीजिए। शिलालेख तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आप अशोक का उदाहरण उठा लीजिए, ठीक है ना, अशोक का उदाहरण उठा लीजिए, उसमें शिलालेख के बारे में कंप्लीटली छाप दीजिए। देखिए, अब इन सभी हेडिंग्स के अंतर्गत कुछ ना कुछ चीजें आप लिख देंगे, तब आपको 100% नंबर मिलने के चांसेस हो जाते हैं, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई। तो ये पहला क्वेश्चन का आंसर है भाई। आभूषण कहां पे पाया गया था, इसके बारे में लिख देना है। ईंट कहां पे पाया गया था, इसके बारे में लिख देना है। सारी बातें आप कुछ न कुछ 2-4 बातें इसमें लिखेंगे, तो कहीं ना कहीं ये आपका कुछ नहीं तो 6 पेज के कम से कम आंसर बन जाएगा। और हाँ, एक चीज मैं बता दूं कि ये एक तरीके से संक्षिप्त उत्तर है बाबू। क्या है, संक्षिप्त उत्तर है, संक्षिप्त उत्तर, ठीक है ना। तो आपको क्या करना है कि पहले पेज पे इन संक्षिप्त उत्तर को लिखना है, जहां तक आप लिख पाएंगे लिख लेंगे। इससे होगा क्या कि एग्जामिनर्स को कंप्लीटली पता चल जाएगा कि बच्चा आगे क्या लिखना चाहता है, ठीक है। दूसरी बात, इसको 1 पेज से लेकर के आधा पेज तक लिख दीजिए। उसके बाद फिर वहां से आप डिटेल में आंसर्स को लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। वहां से डिटेल में आंसर को लिखना स्टार्ट करेंगे। परिचय और भूमिका के अंतर्गत लिखेंगे कि पुरातात्विक स्रोत क्या होते हैं भाई। पुरातात्विक स्रोत वो होते हैं जो प्राचीन समय में विभिन्न प्रकार के आर्कियोलॉजिस्ट जो होते हैं, बेसिकली जो विद्वान होते हैं, आर्कियोलॉजिस्ट होते हैं, ये सब सर्च करते हैं। जैसे अब मैं उदाहरण यहाँ पे दूं सिंधु घाटी सभ्यता की, तो सिंधु घाटी सभ्यता में बेसिकली दयाराम साहनी हो गए, आर डी बनर्जी हो गए, और भी बीबी लाल जैसे हो गए,
और भी विभिन्न प्रकार के जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने क्या किया था, उस सभ्यता को बेसिकली ढूंढने का काम किया था, उनके बारे में लिखा, जाना, समझा और कहीं ना कहीं वो सारी चीजें पुरातात्विक स्रोत के रूप में काम की, जिन लोगों को उन लोगों ने ढूंढा, ठीक, जिन चीजों को उन लोगों ने ढूंढा था। ठीक है, तो बेसिकली इस तरीके से पहले क्वेश्चंस के आंसर्स आप लिख देंगे। चलिए अब दूसरे क्वेश्चंस को देखते हैं भाई। दूसरा जो क्वेश्चन है कह रहा है कि प्राचीन इतिहास में प्राथमिक एवं द्वितीय पुरातात्विक स्रोतों की व्याख्या करें, दोनों में अंतर क्या है। ठीक है, तो यहाँ पे बेसिकली आपको क्या करना है भाई, यहाँ पे थोड़ा सा मैं कलर चेंज कर लूं, यहाँ पे आपको क्या करना है, प्राथमिक स्रोत सबसे पहले, चूंकि प्राचीन इतिहास के स्रोत में पुरातात्विक स्रोत, तो पहले आपको हेडिंग डालना है पुरातात्विक स्रोत, पहले भूमिका डाल देनी है हेडिंग, ठीक है ना, भूमिका डाल देनी है हेडिंग। भूमिका में बेसिकली किसके बारे में आप लिख देंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में या फिर इतिहास के स्रोत के बारे में, इतिहास के स्रोत के बारे में। तो इतिहास के स्रोत कौन कौन से भाई, पहला स्रोत है पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है ना, पुरातात्विक साक्ष्य, और दूसरा स्रोत है साहित्य, ठीक है ना, दूसरा स्रोत है साहित्य, तीसरा स्रोत है शिलालेख, ठीक है, तीसरा स्रोत है शिलालेख, और चौथा जो है साहित्य को बेसिकली हम लोग क्या कह सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत भी मतलब धार्मिक ग्रंथ भी लेके जा सकते हैं, धार्मिक ग्रंथ भी कह सकते हैं। और चौथा जो बेसिकली स्रोत हो जाएगा वो हो जाएगा जो बाहर से आए हुए व्यक्ति थे, जैसे विदेशी जो साहित्य है या फिर विदेशी किताबें हम लोग कह सकते हैं विदेशी साहित्य, ठीक है ना। तो ये भी हमारे लिए क्या करेगा, एक स्रोत के रूप में काम करना है, लेकिन हमें फोकस यहाँ पे क्या करना है, पुरातात्विक स्रोत को फोकस करना है। तो इतना लिखने के बाद कुछ पुरातात्विक स्रोत के बारे में 2 बातें लिख दीजिए, साहित्य के बारे में 2 बातें लिख दीजिए, शिलालेख के बारे में 2 बातें लिख दीजिए, और विदेशी साहित्य के बारे में 2 बातें लिख दीजिए। इतनी बातें अगर लिखेंगे आप इन सभी के बारे में, 2-2 लाइन ही लिखेंगे, तभी आपका देखिए यहाँ पे 2 लाइन आपका पूरा हो गया, यहाँ पे 2 लाइन, यहाँ पे 2 लाइन, एक पेज आपका पूरा हो गया। बात समझ में आ गई, ये बेसिकली क्या था, एक इंट्रो था, बेसिकली भूमिका थी, ठीक है ना। अच्छा, अब जब हम आगे लिखना स्टार्ट करेंगे तो चूंकि यहाँ पे प्राथमिक और द्वितीयक स्रोत के बारे में है, तो फिर अगली ये सब, ये देखिए ये मुख्य हेडिंग हो गई आपकी और ये सब हेडिंग है, ठीक है ना। फिर हम मुख्य हेडिंग डालेंगे क्या, प्राथमिक तथा द्वितीयक पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना, प्राथमिक तथा द्वितीयक द्वितीयक स्रोत पुरातात्विक स्रोत, ठीक है ना। अब इसको चाहे आप इस तरीके से अलग अलग करके लिखना चाहें तो ऐसे करके लिख सकते हैं, अदरवाइज एक ही साथ लिखना चाहे तो एक ही साथ लिख लीजिए। पहले प्राथमिक स्रोत को लिख लीजिए। तो प्राथमिक स्रोत बेसिकली क्या होते हैं, वही होते हैं औजार हो गया, सिक्के हो गए, ठीक है, शिलालेख हो गए, ठीक है, शिलालेख हो गए, क्लियर है। इसके अलावा जो आपके शिलालेख हो गया, इसके अलावा बहुत सी चीजें होती हैं, जैसे बर्तन हो गया, ठीक है ना, बर्तन हो गया, बर्तन के अंतर्गत और भी चीजें, और भी सारी चीजें जो भी आपको उस समय तत्कालीन टाइम में पता चल पाए, आपको क्या करना है, लिख देना है, ठीक है। उन सभी के बारे में 2-2 4-4 बातें। अब इसके अलावा जब द्वितीयक पुरातात्विक स्रोत के बारे में बात करेगा या फिर द्वितीयक स्रोत की बात करेगा, तो बेसिकली हम उन किताबों की व्याख्या करेंगे जो विद्वानों के द्वारा लिखी गई हैं, ठीक है ना। तो हम लोग वहां पे क्या करेंगे, ऐतिहासिक किताब की या फिर ऐतिहासिक किताबों की क्या करेंगे, ऐतिहासिक किताबों की बात करेंगे द्वितीयक स्रोत के अंतर्गत, ठीक है ना। इसके बारे में भी हम सारी बातें क्या करेंगे, लिखना स्टार्ट करेंगे, कौन सी किताबें बहुत ऑथेंटिक होती हैं, किसी किताबों में क्या बातें लिखी हैं, इन सभी बातों को यहाँ पे हम लिखना स्टार्ट करेंगे। तो ये था आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर, बेसिकली इस तरीके से आप इसको लिख सकते हैं, ठीक है बाबू। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। तीसरा क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, तीसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि पाषाण युग के पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल की एक समय रेखा बनाए जिसमें प्रत्येक काल की कला का संक्षिप्त विवरण दिया जाए, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए आपको लिखना है क्या भाई, पुरातात्विक स्रोत के रूप में उपयोग किए जाने वाले पाषाण युग के उपकरण कौन से हैं भाई, इसके बारे में भी लिखना है, वर्णन कीजिए, ठीक है। अच्छा ध्यान दीजिए, अब पहले आपको डालना है हेडिंग भूमिका, ठीक है ना। भूमिका में बेसिकली किसके बारे में आप लिखेंगे भाई, भूमिका में बेसिकली आप लिखेंगे किसके बारे में, भूमिका में, एक मिनट रुकिए जरा, तो ये हरा कलर दिखाई तो दे रहा है ना, ये हरा कलर बहुत दिखाई नहीं दे रहा है, एक मिनट रुकिए, थोड़ा सा हम कलर चेंज करते हैं, ठीक है ना।
चलिए भूमिका, ठीक है ना। भूमिका में किसके बारे में लिखेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में लिख देंगे। और पुरातात्विक स्रोत के बारे में बेसिकली हम कहां से लिखना स्टार्ट करेंगे, पाषाण काल के बारे में लिखना स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। पाषाण काल, ठीक है ना, पाषाण काल। पाषाण काल के बारे में क्या लिखना स्टार्ट करेंगे भाई, पाषाण काल एक ऐसा युग था जिसमें पत्थरों का प्रयोग करता था। मनुष्य जो था आदिमानव था, आखेट का कार्य करता था, ठीक है ना। एक तरीके से घुमक्कड़ था, कहीं अस्थायी जीवन उसका नहीं था। ये सब बातें पाषाण काल में लिखेंगे। उसके बाद हम लिखेंगे कि हाँ, उनकी विशेषताओं के आधार पे या फिर मनुष्य की सभ्यता के विकसित होने के आधार पे या फिर विकसित होती हुई सभ्यता के आधार पे, उसके दृष्टिकोण के आधार पे हम क्या कर सकते हैं, इसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। कौन कौन सा हो सकता है भाई, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और सबसे लास्ट वाला जो होता है वो हो जाता है आपका नवपाषाण काल। अच्छा, इन तीनों पाषाण कालों का टाइमिंग डाल देंगे, 5000 से लेकर के 10,000, 10,000 से 5,000, ऐसे हो सकता है, ठीक है ना। 5,000 ऐसे 5 लाख ले लीजिए, 5 लाख से 10,000, ठीक है ना। और 10,000 से 6,000, ठीक है, 6,000 या फिर 5,000, फिर 6,000 से जो अब तक मतलब नया जो पाषाण काल आता है, या फिर 10,000 ले सकते हैं या फिर 1,000 ले सकते हैं, जो कुछ भी है। वैसे हमारी सिंधु घाटी सभ्यता जो थी वो 4,000 वर्ष पूर्व थी और काफी डेवलप सभ्यता थी, और एक तरीके से हम लोग कह सकते हैं कि ये एक शहरी सभ्यता भी थी, ठीक है ना। तो हम ये मान के चले कि नवपाषाण काल बेसिकली 6,000 से लेकर के 1,000 तक हम इसको मान लें, ये 10,000 मान लें और 6,000 से लेकर के इसको 1,000 तक क्या करें, मान लेते हैं, ठीक है। चलिए कुछ कुछ बातें इनके बारे में लिखनी है, क्योंकि क्वेश्चंस क्या कह रहा है, क्वेश्चंस कह रहा है कि एक समय रेखा बनाए। समय रेखा तो हमारा बन गया, प्रत्येक काल की कला का संक्षिप्त विवरण दिया जाए। अब पूरा पाषाण काल में क्या हुआ था, मध्य पाषाण काल में क्या हुआ था, नवपाषाण काल में क्या हुआ था बेसिकली। हाँ देखिए, जो पूरा पाषाण काल था यहाँ पे मनुष्य बिल्कुल आदि मानव की तरह था, किसी भी प्रकार का कोई डेवलपमेंट नहीं। लेकिन जब मध्य पाषाण काल आता है तो इसमें मानव थोड़ा सा डेवलप हो जाता है, और मानव डेवलप ही नहीं होता है बल्कि अब धीरे धीरे, जैसे हम ये कहें कि अंत्योष्टि कार्यक्रम, जैसे अंतिम संस्कार की पद्धति को भी सीख लेता है और अपने जो आसपास के लोग थे उनका जो है दाह संस्कार की प्रक्रिया को अपनाने लगा था, ठीक है ना, और भी विभिन्न प्रकार की क्रियाओं को करने लगा था, ठीक है। और वहीं जब नवपाषाण काल में आते हैं, अच्छा यहाँ पे धीरे धीरे बढ़ रहा था स्थायित्व की ओर, लेकिन यहाँ पे पूरी तरीके से अस्थायी जीवन जीने योग्य हो गया था। यहाँ पे एक तरीके से कहें तो पशुपालन भी करता था, कृषि भी करता था, वस्तु विनिमय प्रणाली धीरे धीरे शुरुआत हो गई थी। तो इन सभी चीजों के बारे में आप लिख देंगे। बात समझ में आ गई? तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चंस का आंसर पूरा हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे लिखेंगे कि पाषाण युग में कौन कौन से उपकरण हैं, तो कौन कौन से उपकरण ये लोग, जैसे हस्त कुठार होता था और भी तरीके की छीनी उनी वगैरह जो यूज करते थे इस टाइम में, और यहाँ तक कि हथौड़ी वगैरह का कुछ यूज किए थे, ठीक है ना, जिसको रॉबर्ट ब्रूस फुट ने जो है मद्रास के जो पल्लवरम नामक ऐसे कुछ स्थान था वहां पे जाकर के ढूंढा था, ठीक है ना। वहीं से तो पता चला कि पाषाण काल में लोग यूज करते थे, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पे एक बात और लिखेंगे कि अपेक्षाकृत अब यहाँ पे ये लोग छोटे छोटे हथियारों का प्रयोग करने लगे, ठीक है ना। तो ये सारी बातें आप इन सभी में लिख सकते हैं। और उपकरण कौन कौन से हैं, पुरातात्विक स्रोत के रूप में किस तरीके से काम किए, पहली बार किसने खोजा, जैसा कि हमने बताया कि पाषाण काल में पहली बार रॉबर्ट ब्रूस फुट ने खोजा था, ठीक है ना। मद्रास के पल्लवरम नामक स्थान पे शायद ऐसे खोजा था, ठीक है। तो ये सारी बातें आपको याद रखनी है और ऐसे हेडिंग वाइज आपको लिखते चले जाना है, ठीक है ना। इस तरीके से आपके नंबर्स जो है बहुत बेहतरीन तरीके से आ सकते हैं, ठीक है। अच्छा, चौथा क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के प्राचीन पुरातात्विक स्रोतों में सिरेमिक संयोजन, यहाँ पे ये पॉइंट इंपॉर्टेंट हो जाता है, सिरेमिक संयोजन के महत्व का वर्णन कीजिए। देखिए सिरेमिक संयोजन का बेसिकली मतलब क्या होता है, तो सिरेमिक संयोजन का बेसिकली जो मतलब होता है वो होता है आपका सिंपली वो चीजें जो रासायनिक ना हो, जैसे क्रिस्टलीय पदार्थ हो गया, क्रिस्टलीय पदार्थ, ठीक है ना, क्रिस्टलीय पदार्थ, लेकिन ये जो है किसी भी प्रकार से धातु से संबंधित ना हो, अधातु, अधात्विक या फिर अधातु जो स्रोत के रूप में कार्य करते थे, अधातु स्रोत के रूप में कार्य करें एक तरीके से, तो ये हो गए, ठीक है ना। तो कहने का मतलब अधातु स्रोत के रूप में कौन कौन सी चीजें कार्य करेंगे भाई, बेसिकली जो मिट्टी से संबंधित है, मिट्टी से संबंधित, ठीक है ना, जो टेराकोटा से संबंधित चीजें थी। बेसिकली हम लोग ये मान के चलें कि जो हमारे पास ईंट का प्रयोग था, ठीक है ना, ईंट का प्रयोग था, तो जो ईंट का प्रयोग था बेसिकली किसके लिए था,
तो ये एक तरीके से, अच्छा यहाँ पे मैं एक आपको उदाहरण देना चाहता हूं। जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, जब सिंधु घाटी सभ्यता की खोज हुई, तो सिंधु घाटी सभ्यता की खोज का मुख्य वजह ये ईंट ही तो बना। बात समझ में आई? ये ईंट ही तो बना, और भी विभिन्न प्रकार के जो धातु का यूज न करके विभिन्न प्रकार के उपकरण जो यूज किए गए हैं, जो कि एक पुरातात्विक साक्ष्य के रूप में कार्य किए या फिर पुरातात्विक स्रोत के रूप में कार्य किए, उन्हें हम लोग बोलते हैं सिरेमिक संयोजन। ठीक है ना, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिरेमिक संयोजन। तो इसके अंतर्गत वो चीजें जो, अच्छा हम लोग मान सकते हैं कि ये ईंट हो गया, इसके अलावा हम लोग मान लें कि मृदभांड हो गया, मृदभांड हो गया। इसके अलावा आपने देखा कि वो एक कोई हल मिला था जो कि क्या हुआ था, लकड़ी का बना हुआ था, शायद लकड़ी का बना हुआ था, ठीक है, जो कि एक प्रकार का खिलौना था। ठीक है ना, एक प्रकार का क्या था? खिलौना था। तो ये बेसिकली क्या थे? ये सब ऐसे स्रोत हैं जो कि धात्विक नहीं है, और जो धात्विक नहीं होते हैं, जो मिट्टी के द्वारा या फिर फाइबर्स के द्वारा जो बने होते हैं, उन्हें हम लोग क्या बोलते हैं? सिरेमिक संयोजन। यानी कि ऐसी चीजें जो धातु से संबंधित नहीं है, धातु से हट करके, या फिर रासायनिक से संबंधित नहीं है, रसायन से हट करके। हाँ, एक चीज और कहेंगे, इसमें आप कांच को भी इंक्लूड कर लीजिएगा, शीशा को इंक्लूड कर लीजिएगा, ठीक है ना, शीशे को इंक्लूड कर लीजिएगा। और ऐसी चीजें जिसमें रासायनिक प्रक्रिया नहीं होती है, रासायनिक प्रक्रिया न होकर के कोई चीजें बनाई जाती हैं, तो ऐसी चीजें किसके अंतर्गत आ जाती हैं? सिरेमिक। इसके अलावा आप क्वेश्चंस को जब लिखना स्टार्ट करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, उसी फॉर्मेट में लिखना स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले आप डालेंगे हेडिंग क्या? भूमिका। ठीक है, भूमिका के बारे में वही काम करेंगे, पुरातात्विक स्रोतों के बारे में, जितने भी आपके पास पुरातात्विक स्रोत हैं उनके बारे में लिखेंगे। लाइक जैसे हो गया भाई, पहला स्रोत हो गया आपके क्या? साहित्य हो जाते हैं पहला स्रोत, ठीक है ना। दूसरा औजार हो जाते हैं, ठीक है ना। तीसरा सिक्के हो जाते हैं, ये सभी चीजें, ठीक है ना। लेकिन अब आपको फोकस कहां पे करना है? सिरेमिक संयोजन पे, ठीक है ना। तो जब इनके बारे में आप लिख लेंगे, पुरातात्विक स्रोत के बारे में लिख देंगे, तो इसके बाद आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे। जो यहाँ इंटो हेडिंग डालने के बाद बेसिकली जब मुख्य हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पे डालेंगे कि प्रश्न का मुख्य बिंदु। जब आप यहाँ पे हेडिंग डालेंगे, किसको? सिरेमिक संयोजन को। किसको डालेंगे? सिरेमिक संयोजन को, ठीक है ना। तो जब यहाँ पे हेडिंग डालेंगे तो यहाँ पे लिखेंगे प्रश्न का मुख्य बिंदु, और प्रश्न का मुख्य बिंदु लिखने के पश्चात तब आप दो कंडीशन रखिएगा। एक तो रासायनिक क्रिया में भाग नहीं लेने वाले जो होते हैं, जो खनिज होते हैं ये, और दूसरी बात जो अधातु होते हैं, अधातु लाइक मिट्टी से बने हुए जितने भी चीजें, जैसे टेराकोटा की चीजें आप जानते हैं। टेराकोटा की चीजें बेसिकली क्या होती हैं? मिट्टी के बर्तन और भी विभिन्न प्रकार की जो चीजें होती हैं, ठीक है। तो ये इसके अंतर्गत आ जाते हैं। तो इनके बारे में आपको लिखना है कि ये चीजें कहाँ कहाँ मिली, कब मिली, कैसे मिली। बेसिकली सिंधु घाटी सभ्यता को आप उठा लीजिए। और एक चीज मैं बार बार कहता हूं कि अगर आप, ऐसे ही नहीं होगा, ये तो बस मैं केवल एक फॉर्मेट बना रहा हूं, ठीक है, कि कैसे आपको आंसर्स लिखना है, ठीक है। इन सारी चीजों को लिखने के लिए आपको कम से कम मटेरियल्स तो होना चाहिए। और चूंकि लिखित पेपर है तो सारी चीजें तो हम बता नहीं सकते कि कौन कौन सी चीजें। हाँ, लेकिन रेफरेंस मैं दे रहा हूं। जैसे सिंधु घाटी सभ्यता एक हमारे लिए पुरातात्विक स्रोत के रूप में बहुत बेहतरीन तरीके से काम करती है, ठीक है। उसमें कौन कौन सी चीजें कहाँ कहाँ पे मिली थी, जैसे मैं बता दूं आपको कि जो हल का बेसिकली साक्ष्य मिला था वो कहाँ पे मिला था? कालीबंगा राजस्थान से मिला था, ठीक है। इसके अलावा बहुत सी चीजें ऐसी थी जो गुजरात से मिली थी, बहुत सी चीजें ऐसी थी जो आपके पाकिस्तान से मिली थी। और यहाँ तक कि जो मोहनजोदड़ो की जो स्नानागार है और मृदभांड जो बनाए जाते थे, मृदभांड पे लाल कलर के या फिर भूरे कलर के जो यूज किए जाते थे, तो एक तरीके से वो क्या होता था कि अनाज को रखने के लिए उसका प्रयोग किया जाता था, ठीक है। तो एक तरीके से क्या हो जाएगा, वो सिरेमिक संयोजन के अंतर्गत आ जाएंगे, ठीक है। तो इसके बाद आप उन सभी का हेडिंग का यूज कर सकते हैं। सब हेडिंग के रूप में ईंट को ले लीजिए, मिट्टी के बर्तन को ले लीजिए, और धातु से बनी कोई फाइबर की चीजें ले लीजिए, ठीक है ना। तो ये चीजें इसके अंतर्गत आ जाती हैं, जो कि भारत के प्राचीन स्रोतों में सिरेमिक संयोजन के महत्व का वर्णन करती हैं। और हाँ, एक चीज मैं और बता दूं, यहाँ पे शिलालेखों को आप यूज कर सकते हैं। शिलालेख, देखिए शिलालेख तो अपने आप में इतना इंपॉर्टेंट हो जाता है, कि शिलालेखों से बेसिकली किसकी जानकारी मिलती है भाई? शिलालेखों से बेसिकली उस समय की प्रशासनिक व्यवस्था, ठीक है ना, प्रशासनिक व्यवस्था, आर्थिक स्थिति, धार्मिक स्थिति,
इन सभी चीजों के बारे में, सामाजिक स्थिति, यहाँ तक कि राजनीतिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिलती है। यहाँ तक कि उनके लेखों से यह भी पता चलता है कि राजा का कितना सम्मान हुआ करता था, जो शासक हुआ करता था किस वंश से था, ठीक है ना, ये सारी चीजें उस समय चलती थी, ठीक है। तो बेसिकली ये सब जो जानकारियां हमें मिलती हैं, ये बेसिकली सिरेमिक संयोजन के अंतर्गत आ जाती हैं। इतनी बातें हमने आपको बता दी। मुझे लगता है कि अब आप, चूंकि हेडिंग बनाना भी आपको सिखाई दिए हैं कि कैसे हेडिंग बनेगी, जो मुख्य में हेडिंग रहेगी कैसी रहेगी, सब हेडिंग रहेगी कैसी रहेगी, ये चीजें, ठीक है। अभी लास्ट में हम एक क्वेश्चन उठाएंगे और उस क्वेश्चन का बाकायदे कंप्लीटली हेडिंग जितना होगा बता करके बताएंगे, उसके बाद आपको खुद आइडिया लग जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से प्राचीन स्मारकों से आप क्या समझते हैं? ऐतिहासिक पुनर्स्थापन और स्मारकों के संरक्षण के लाभ लिखिए, ठीक है ना। तो प्राचीन स्मारक, ये तो हमारे लिए अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। अभी यहाँ पे देखिए, पुरातात्विक स्रोत के रूप में, महाराज चलिए तो आगे देखते हैं। यहाँ पे ये क्वेश्चन था प्राचीन स्मारक से संबंधित, ऐतिहासिक पुनर्स्थापन और स्मारकों के संरक्षण के लाभ लिखिए। अब यहाँ पे क्वेश्चंस को पहले आपको समझना होगा। क्वेश्चन पूछ रहा है प्राचीन स्मारकों से आप क्या समझते हैं? तो प्राचीन स्मारक जो विभिन्न प्रकार के शासकों ने बनवाया, तो पहली बात कि उसको संरक्षित करना है, ठीक है। फिर क्वेश्चन कह रहा है कि ऐतिहासिक पुनर्स्थापन और जो स्मारकों के संरक्षण के लाभ लिखिए, और उसको अगर हम संरक्षित कर लेते हैं तो उसके लाभ क्या मिलते हैं। तो सबसे पहले ये बात जान लीजिए कि ये जो प्राचीन स्मारक हुआ करते थे, ये कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं इतिहास को जानने में, ठीक है। तो सबसे पहला पॉइंट्स आपको देखिए, इस क्वेश्चन को लिखने में आप क्या स्टार्ट करेंगे। यहाँ पे एक चीज और देखिए, बताइए कि प्राचीन भारतीय इतिहास को जानने के स्रोत के रूप में विदेशी स्मारक किस प्रकार से हमारी मदद कर सकते हैं। तो इसको भी अभी हम बताएंगे। यहाँ और दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए कि प्राचीन स्रोत के रूप में प्राचीन स्मारकों का महत्व को समझाइए। भारतीय और विदेशी स्मारक प्राचीन भारतीय इतिहास के स्रोत में किस प्रकार से सहायक होते हैं, ठीक है। तो पहली बात देखिए, पहली बात कि हम जब इस क्वेश्चन को लिखना स्टार्ट करेंगे तो हमारी मुख्य हेडिंग्स क्या होनी चाहिए? हमारी मुख्य हेडिंग्स होनी चाहिए भाई, प्राचीन स्मारक, प्राचीन स्मारक, स्मारक स्रोत के रूप में, स्रोत के रूप में। अच्छा एक चीज मैं बता दूं कि ये जो भूमिका वाला, परिचय वाला हेडिंग है और निष्कर्ष वाला हेडिंग है, ये सबसे पहले और सबसे लास्ट में आपको डालना ही डालना है, कंपलसरी है, उसको मत भूलिएगा, ठीक है ना। अब ये आपकी मुख्य हेडिंग स्टार्ट होती है। प्राचीन क्वेश्चन के जो मुख्य बिंदु है यहां से मैं स्टार्ट कर रहा हूं, क्योंकि इंट्रो तो आपको देना ही देना है, परिचय देना है, भूमिका देना है, और उसमें बेसिकली स्मारक के बारे में 2-4 बातें आपको लिखनी ही लिखनी है, ठीक है ना। उसके बाद प्राचीन स्मारक स्रोत के रूप में जब हम लिखेंगे तो सबसे पहले हम ये लिखेंगे कि जब ये स्रोत के रूप में काम करेंगे तो उन राजवंशों के बारे में बताएंगे जो राजवंश इसको बनवाए थे, पहली बात। दूसरी बात, उन शासकों के बारे में भी बताएंगे जो शासक इसको बनवाए थे, ठीक है। तो अब मैं ये कह रहा हूं कि ये किसी पार्टिकुलर शासक के लिए नहीं है, या फिर किसी पार्टिकुलर राजवंश के लिए नहीं है। अलग अलग प्रकार के जो राजवंश थे, अलग अलग प्रकार के जो शासक थे, अपने हिसाब से बनवाए थे। तो इसमें कई आप उदाहरण ले सकते हैं। जैसे मैं आपको बता दूं कि इसमें आप अशोक के भी उदाहरण ले लीजिए, गुप्त काल के भी उदाहरण ले लीजिए, ठीक है। मैं ये कह रहा हूं। और दूसरी बात कि उनकी आर्थिक स्थिति, क्योंकि स्मारक बनाने में खर्च तो आएगा, तो अगर बहुत बढ़िया बन गया इसका मतलब आर्थिक रूप से बहुत मजबूत है, अगर नहीं बढ़िया बना है तो इसका मतलब आर्थिक रूप से मजबूत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सामाजिक स्थिति, सामाजिक स्थिति, ठीक है, क्योंकि स्मारक को देखने से पता चल जाएगा कि लोगों के हिसाब से जो राजवंश हुआ करते थे, जो शासक हुआ करते थे, उनका क्या दृष्टिकोण था। उसके बाद राजनीतिक स्थिति, राजनीतिक स्थिति या फिर प्रशासनिक स्थिति के बारे में भी जानकारी मिल जाती थी, ठीक है। क्लियर है? ये बातें क्लियर है? अब यहाँ पे ये इतनी बातें हमें स्रोत के रूप में काम करेगी, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका मेन हेडिंग, मुख्य हेडिंग, और ये हो गए आपके सब हेडिंग्स, ठीक है ना। ये हो गए आपके सब हेडिंग्स। तो बेसिकली जब राजवंश के बारे में लिखेंगे तो 2-4 राजवंश को उठा लीजिए, कुछ शासकों को तो 2-4 शासकों को उठा लीजिए। अलग अलग राजवंश एक ही नहीं हो सकते हैं। आर्थिक स्थिति के बारे में लिख दीजिए, 2-4 लोगों का आर्थिक स्थिति, सामाजिक, राजनीतिक, ये सब के बारे में लिख दीजिए, ठीक है ना। अच्छा, अब ये तो हो गया आपका मतलब प्राचीन स्मारक से मिलने वाले जो जानकारी है हमें बेसिकली। अब कह रहा है कि ऐतिहासिक पुनर्स्थापन और ये जो स्मारक है इनके संरक्षण से क्या लाभ होने वाला है। तो पहला लाभ होने वाला, अब देखिए
ये इन सभी के बारे में आपने लिख दिया। फिर अब दूसरी मुख्य हेडिंग डालेंगे, उसमें 1 2 3 4 करके हेडिंग लीजिएगा। दूसरी मुख्य हेडिंग रखिए, ठीक है। दूसरी हेडिंग मुख्य रखिए क्या, किस स्मारकों के संरक्षण से लाभ, स्मारक के संरक्षण से लाभ, ठीक है ना। स्मारक के संरक्षण से लाभ क्या होने वाला, तो स्मारक के संरक्षण से लाभ, पहला लाभ क्यों, राजवंशों के बारे में हमें पता चल जाता है, राजवंश के बारे में पता चल जाता है। दूसरा लाभ क्या है कि हमें इतिहास को जानने में आसानी हो जाती है। दूसरा, इतिहास को जानने में आसानी, ठीक है। तीसरा लाभ यह है कि अगर वो विदेश से संबंधित है तो उन विदेशियों के बारे में भी जानकारी हमें मिल जाएगी, ठीक है ना। और चौथा लाभ क्या हो जाएगा बाबू, चौथा लाभ कि हमारी जो एक तरीके से स्मारक चूंकि हमारे यहाँ के हैं तो हमें उस बात पे गर्व भी महसूस होगा कि हमारे यहाँ ऐसे ऐसे राजा महाराजा हुआ करते थे अतीत में जो ऐसे थे, ठीक है ना। जैसे अपने यहाँ विभिन्न प्रकार के जो राजा महाराजा रहे हैं जिनका शासन जो है अफगानिस्तान तक था, इधर पूरे दक्षिण भारत तक था, उधर म्यांमार तक था, पता नहीं कहाँ कहाँ तक था, ठीक है। तो उनके बारे में बेसिकली जानकारी मिल जाती है, ठीक है। तो ये बेसिकली कुछ क्या है, ये लाभ है। इसके अलावा राजवंश के बारे में जानकारी, इतिहास के बारे में जानकारी, गर्व के बारे में जानकारी, इसके अलावा जो स्मारक या फिर जो प्राचीन चीजें विश्व धरोहर की श्रेणी में आ जाती हैं, विश्व धरोहर की श्रेणी में, याद रखिएगा विश्व धरोहर की श्रेणी में, तो वो हमारे लिए विश्व में एक नाम रोशन करने का काम करती हैं। जैसे मैं बता दूं आपको कि धौलावीरा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का एक तरीके से विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया है। तो अब जब विश्व धरोहर के रूप में शामिल किया गया तो उसकी सुरक्षा करना किसकी जिम्मेदारी है, पूरे विश्व की जिम्मेदारी है, ठीक है। तो था तो वो भारत का, लेकिन अब उसकी जिम्मेदारी पूरे विश्व की हो गई है, तो विश्व में एक तरीके से हम लोग गौरवान्वित महसूस कर सकते हैं। तो ये सब इसके लाभ हैं बाबू। ये देखिए आपकी मुख्य हेडिंग हो गई, ये है सब हेडिंग्स, ठीक है ना। सब हेडिंग्स के अंतर्गत लिख सकते हैं कि हमें विभिन्न प्रकार के राजवंशों की जानकारी किस प्रकार से प्राप्त होती है और इतिहास के बारे में कैसे कैसे जानेंगे। जाहिर सी बात है कि 10 स्मारक 10 राजाओं ने बनाया है तो उन 10 राजाओं के बारे में हम लोग जान ही लेंगे, ठीक है। गर्व की बात इसलिए हो जाती है क्योंकि भाई हमारे भारत के देश के राजा ऐसे ऐसे स्मारक बनवाए, तो भाई हमारे लिए तो एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि हमारा भारत उसमें बहुत ही संपन्न हुआ करता था, ठीक है। जैसे अशोक को आप उठा के देख लीजिए, ठीक है। ये क्वेश्चन हो गया। अब देखिए क्वेश्चन है, देखिए अशोक की यहाँ तो 100% बात आती है भाई। अशोक की यहाँ इस क्वेश्चन में अशोक को ही हम जानेंगे। अशोक का शिलालेख में अशोक से बढ़कर किसी का योगदान ही नहीं था। ध्यान दीजिए, शिलालेख शब्द से आप क्या समझते हैं, प्राचीन भारतीय इतिहास में पुरातात्विक स्रोत के रूप में इसके प्रकार एवं महत्व का वर्णन कीजिए, ठीक है। पहली बात देख लीजिए कि ये शिलालेख क्या होते हैं, ठीक है। शिलालेख क्या होते हैं, पहले तो भूमिका आप लिख दीजिए, ठीक है, भूमिका या परिचय लिख दीजिए। उसके बाद मुख्य हेडिंग डालेंगे शिलालेख, ठीक है। पहली हेडिंग डालेंगे शिलालेख। शिलालेख क्या होते हैं, बेसिकली उन चीजों को चट्टानों पे लिखा जाता है ताकि वो मिटे ना। जैसे आज भी आप लोग देखेंगे कि सड़क जब बनती है तो सड़क के साइड में एक पत्थर लगा करके उसमें लिख दिया जाता है कि फलाने वो जो शासक हैं या फिर जो लोग भी हैं, जो भी उसको दान दिए हैं, वो लिख दिया जाता है। तो शिलालेख लिखने का कारण क्या है कि इसमें चीजें मिटती नहीं है, ठीक है ना। क्या है, मिटती नहीं है। अगर मिटेंगी नहीं, अगर ये पत्थर पे है तो एक कहावत भी आपने सुनी होगी कि पत्थर की लकीर कभी मिटाई नहीं जा सकती। जो पत्थर पे होता है ना, वो वास्तविकता होता है, ठीक है। तो ये जो शिलालेख होते थे उस समय के बारे में जानकारी देते हैं और ये मिटते नहीं है, इस वजह से हमें वास्तविक इतिहास का पता चल जाता है। पहली बात तो ये शिलालेख से हमें बेसिकली जानकारी मिल गई, और क्यों शिलालेखों पर ही लिखा जाता है इसके बारे में भी जानकारी मिल जाती है। अब पुरातात्विक स्रोत के रूप में इसका महत्व और प्रकार भी देखना है। तो सबसे अब दूसरी हेडिंग क्या होगी, शिलालेख। अब यहाँ शिलालेख के बारे में हमने सारी बातें बता दी। शिलालेख क्या होता है, बेसिकली चट्टान पे लिखा जाता है। क्यों लिखा जाता है, उदाहरण आप देख सकते हैं आज भी वर्तमान समय में ऐसी चीजें। अब यहाँ पे देखिए शिलालेख स्रोत के रूप में, तो यहाँ पे बेसिकली आप उदाहरण के तौर पे पहले तो स्रोत के बारे में क्या होता है, कैसे इसको स्रोत के रूप में यूज किया जाएगा लिखेंगे, ठीक है, कि इस पे चीजें मिटती नहीं है इसलिए वास्तव में स्रोत के रूप में कार्य करता है, इतिहास की वास्तविकता की जानकारी देता है। लेकिन आगे अब हम लिखेंगे उदाहरण के तौर पे अशोक को, ठीक है ना। अशोक को जब हमने देखा तो अशोक ने
बेसिकली स्तंभ लेख होता है, शिलालेख होता है और एक और भी लेख होता है कोई, ठीक है ना। तो ये 3 प्रकार के बेसिकली लेख होते हैं, ठीक है, इसको देख लीजिएगा आप लोग। 3 प्रकार के लेख होते हैं जो मिटते नहीं, स्तंभ लेख, शिलालेख और एक और होता है, मुझे ध्यान नहीं चल रहा, ठीक है। तो यहाँ पे जो अशोक ने शिलालेख लिखवाए थे, इन्होंने क्या किया था, 4 प्रकार की लिपियों का प्रयोग किया था, ब्राह्मी, खरोष्टी, आरमाइक और ग्रीक। तो आपने देखा कि इन चारों लिपियों के बारे में हमें जानकारी मिली, तो कहां से मिली, शिलालेखों से मिली। तो वास्तविकता क्या है भाई, वास्तविकता अब यह है कि इसको भी सबसे पहले पढ़ा था जेम्स प्रिंसप महोदय ने। जेम्स प्रिंसप बेसिकली एक अंग्रेज थे, विद्वान थे, और वो बेसिकली लेखक भी एक तरीके से कह सकते हैं, और वो बेसिकली इन सब चीजों के बारे में जानकारी रखते थे, ठीक है, साहित्यकार थे, ठीक है। तो उन्होंने ही सबसे पहले अशोक के शिलालेख को पढ़ा था, जिसमें उन्होंने पढ़ा था दान शब्द को, और किसको पढ़ा था, ब्राह्मी जो अभिलेख था, ब्राह्मी जो लिपि थी, इसको पढ़ा था उन्होंने। जो आज वर्तमान समय में हम लोग लिपि यूज करते हैं ना, वही ब्राह्मी लिपि, मतलब उसका प्राचीन रूप जो है ब्राह्मी लिपि था। तो बेसिकली इन सभी के बारे में आप लिख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, फिर क्वेश्चन पूछता है, अच्छा, पुरातात्विक स्रोत के रूप में कैसे काम किया, इसके बारे में आपने देख लिया, ठीक है। उसके बाद इसके प्रकार कौन कौन से थे, प्रकार के बेसिकली 3 है, इसको भी देख लीजिएगा आप लोग। अच्छा, इनका महत्व क्या है। अब जो तीसरी हेडिंग्स जो हो जाएंगी, अच्छा, यहाँ पे तीसरी हेडिंग पहले प्रकार आप लिख लीजिएगा, ठीक है, और जब चौथी हेडिंग डालेंगे तब आप लिखेंगे महत्व। क्या लिखेंगे, महत्व, ठीक है ना। तो महत्व के बारे में, महत्व तो आपको ऐसे ही पता चल गया, इतना महत्व बताते चले जाए प्राचीन शिलालेखों की, ठीक है। कैसे महत्व, राजवंशों के बारे में जानकारी मिलती है, वास्तविक जानकारी मिलती है, सिक्के यूज करते थे कि नहीं करते थे इसके बारे में जानकारी मिलती है। अगर मैं सिक्कों की बात करूं तो सिक्के भी अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जो गुप्त राजवंश हैं, वो बेसिकली कैसे पता चलता है कि उन्होंने सिक्का बनवाया था, पता ऐसे चलता है कि जो सिक्का उन्होंने बनवाया था, जो चंद्रगुप्त प्रथम था, बेसिकली उसने अपनी जो वाइफ थी, ठीक है ना, लिच्छवी वंश से संबंधित थी, तो अपनी वाइफ का नाम उन्होंने सिक्के पे लिखवाया था। इससे ये क्लियर हो गया कि जो कुमार देवी थी, बेसिकली उनकी पत्नी, ठीक है, वो उन्हीं की वाइफ थी, और उनके शासन प्रशासन के बारे में जानकारी मिल गई। और चूंकि सिक्के सोने के हुआ करते थे, इसलिए हमें उनकी आर्थिक स्थिति के भी बारे में पता चल गया, ठीक है ना। तो इस तरीके से ये महत्व, ये सारी चीजें क्या है, ऐतिहासिक महत्व। इसी तरीके से जो शिलालेख है, शिलालेख भी कई प्रकार के पत्थरों पे लिखवाए जाते हैं, ठीक है ना। जैसे आप ताजमहल देख लीजिए, किन पत्थरों से बनवाया गया है, ठीक है ना। तो शिलालेख बेसिकली जो लिखवाए जाते थे, विभिन्न प्रकार के पत्थरों पर लिखवाए जाते थे। तो किस प्रकार के पत्थर पे लिखवाए गए हैं, इससे उनकी आर्थिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। किस प्रकार का इंफॉर्मेशन लिखा गया, उससे सामाजिक स्थिति के बारे में जानकारी मिलती है। क्या उनका जो प्रजा थी उनके प्रति रवैया था, या फिर क्या सोच था, उसके बारे में भी जानकारी मिलती है। क्योंकि 13 या 14 शिलालेख मिले थे बेसिकली अशोक के, तो 14 शिलालेख जो मिले थे उनमें बहुत बड़ी बात लिखी थी, कई लोगों की बात लिखी थी। बेसिकली 4 लिपियों का यूज किया गया था, तो सोचिए आप कितनी ज्यादा बातें लिखी गई होंगी उसमें, ठीक है ना। तो ये सारी चीजें क्या है कि जो प्रजा है, जो राजा है, उन दोनों के बीच में क्या संबंध है, इसके बारे में भी जानकारी मिलती है। तो इसके अंतर्गत भी आप 2-4 हेडिंग बना लीजिए, उसके बाद लिखते चलिए, ठीक है। चलिए, ये बातें हो गई। अब 7वें नंबर के क्वेश्चन पे हम लोग पहुंचते हैं। 7वां नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, प्राचीन इतिहास के निर्माण के लिए शिलालेख प्रमुख स्रोत है, इस कथन को समझाइए। अब कितना इंपॉर्टेंट है शिलालेख, उसके बारे में हमने बता दिया, तो उसी हिसाब से आप इसको भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। जो इंस्क्रिप्शन होते हैं बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। चलिए आगे देखिए, सिक्के और मोहरे प्रीवियस क्लास में, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर है उसमें हमने कराए थे। अब सिक्कों के बारे में जब हम लोग बात करें, तो ये जो सिक्के हैं, स्रोत के रूप में, ठीक है ना, स्रोत के रूप में, ठीक है। स्रोत के रूप में कैसे काम करेंगे, जैसे जो सिक्के हैं सबसे पहले हमें देखने को मिले थे कुषाण वंश के शासक के काल में, ठीक है ना, कुषाण वंश के, फिर गुप्त वंश के शासन में मिला, ठीक है ना। सभी प्रकार के लगभग जो शासक थे उन लोगों ने बनवाए, लेकिन इन दोनों लोगों ने सोने के सिक्के बनवाए, इसलिए ये ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, ठीक है। अब ये सिक्के बेसिकली वही जानकारी देते हैं कि राजा का शासन प्रशासन कैसे था,
आर्थिक स्थिति कैसी थी, सामाजिक स्थिति कैसी थी, ये सारी बातों के बारे में जानकारी देते हैं। और जो मुख्य रूप से सिक्के जो होते हैं ये बताते हैं कि व्यापार भी सही था, व्यापार के बारे में भी जानकारी देते हैं। अगर सिक्का है तो व्यापार तो जाहिर सी बात है ही है, और अगर व्यापार है तो कृषि भी होगी ही होगी, जाहिर सी बात है, क्योंकि कृषि रॉ मटेरियल्स क्रिएट करती है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं अगर हम सिक्के पा गए तो व्यापार होगा, और व्यापार पा गए तो कृषि भी होगा, और अगर कृषि है और व्यापार है तो इसकी वजह से हमें मुहर भी मिल जाएंगे, क्योंकि जो अपना प्रोडक्ट बेचेगा विदाउट मुहर तो बेचेगा नहीं। ये तो सिंधु घाटी सभ्यता से ही चलता चला आ रहा है। ठीक है, तो मुहर के बारे में भी आप हेडिंग डाल दीजिए, मुहर के बारे में कुछ बातें लिख दीजिए, उन शासकों के बारे में लिख दीजिए जिन्होंने सिक्के ढलवाए थे, जो बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट उदाहरण के रूप में ले लीजिए। ठीक है, कृषि के बारे में भी जानकारी मिल गई। अगर ये सारी चीजों के बारे में जानकारी मिल गई तो जाहिर सी बात है कि राजा की आर्थिक स्थिति के बारे में भी आप जानकारी कर सकते हैं कि आर्थिक स्थिति उनकी कैसी रही होगी। इसके अलावा बहुत से ऐसे राजा बने जिन्होंने चमड़े के सिक्के ढलवाए, जिन्होंने शीशे के सिक्के ढलवाए। ठीक है, तो उसका भी आप उदाहरण लिख सकते हैं, इसमें दिखा सकते हैं कि ऐसे ऐसे चीजें हैं। ठीक है, उसके बाद प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में भी जानकारी देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये था सिक्कों का बेसिकली महत्व इतिहास में। ऐसे आप लोग यूज कर सकते हैं आंसर्स को लिखने के लिए। इसके जैसे ये, इसको मेन हेडिंग डाल दीजिए, इसको सब हेडिंग डाल दीजिए, इसको भी सब हेडिंग डाल दीजिए, दो चार पांच बातें सब में लिखते चले जाइए, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं प्राचीन स्मारक से आप क्या समझते हैं, ऐतिहासिक पुनर्स्थापना। और ये तो क्वेश्चंस कराए दिए हैं, ये दोबारा रिपीटेड हो गया है क्वेश्चंस, और इसको हमने करा दिया है कि प्राचीन स्मारक बेसिकली क्या होते हैं। और अच्छा, एक चीज इसमें मैं भूल गया, विदेशी स्मारक भी याद रखना है, विदेशी स्मारक। ठीक है ना, विदेशी स्मारक जो होते हैं ये हमारे इतिहास में कैसे भूमिका निभाते हैं, तो मैं बता दूं, यहाँ पे एक आपको उदाहरण दे दूं कि यहाँ पे जो एक था राजा हर्ष और एक था राजा पुलकेशिन द्वितीय। ठीक है, तो हर्ष नर्मदा नदी के तट पे पुलकेशिन द्वितीय से हार जाता है। इसकी जानकारी हर्ष के किसी परिप्रेक्ष्य में देखने को नहीं मिलती है, ये पुलकेशिन द्वितीय ने जो शिलालेख लिखवाए थे बेसिकली उससे जानकारी मिलती है। ठीक है, तो अगर हम इनको विदेशी मान लें, इनको देशी मान लें, मैं एक उदाहरण दे रहा हूं, विदेशी नहीं थे, ये दोनों भारत के ही शासक थे, लेकिन उस समय ये दक्षिण भारत में हुआ करते थे और ये उत्तर भारत के बहुत बड़े साम्राज्य के मालिक हुआ करते थे। मैं ये कह रहा हूं, ठीक है, ये विदेशी नहीं हुआ करते थे। मैं ये कह रहा हूं कि मान के चलिए कि अगर कोई विदेशी राजा है, भारत से युद्ध करता है, भारत के किसी राजा से युद्ध करता है, अगर वो जीत जाता है या फिर हार ही जाता है तो उसका वर्णन उसमें देखने को मिलता है। अगर वो जीत गया तभी तो वर्णन कराएगा, हार जाएगा तो वर्णन नहीं कराएगा। ठीक है ना, तो जब जीत जाता तो वर्णन कराता। तो जो विदेशी स्मारक होते हैं इस तरीके से उस राजा के होने का साक्ष्य भी क्रिएट करते हैं, मतलब राजा था ऐसा साक्ष्य क्रिएट करते हैं। जैसे पुलकेशिन द्वितीय था, इसने अपने स्मारक में नर्मदा नदी के तट पे होने वाले युद्ध के बारे में जिक्र किया, लिखवाया, तब जाकर के हमें हर्ष के बारे में पता चला, और तब पता चला कि हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय दोनों समकालीन थे। ठीक है ना, और दोनों एक दूसरे से युद्ध किए, और दोनों अपने आप में बहुत ही श्रेष्ठ शासक थे। ये बल्कि किस वंश का शासक था भाई, ये पुष्यभूति वंश का भी शासक था, पुष्यभूति भी इसे कहा जाता है, और इसको जो है वर्धन वंश भी कहा जाता है इसके वंश को। ठीक है ना, लेकिन वहीं अगर हम बात करें पुलकेशिन द्वितीय को तो ये चालुक्य वंश से संबंधित था। ठीक है ना, चालुक्य वंश से, और चालुक्य भी तीन थे, ऑलरेडी हम आपको पढ़ा चुके हैं। ठीक है, तो ये जानकारी, ये था विदेशी स्मारकों का महत्व। ठीक है ना, ये क्या था, विदेशी स्मारकों का महत्व। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे आज की क्लासेस में जो हमने आपको प्रोवाइड करा, और आपने देखा कि किस तरीके से हमने हेडिंग्स को क्रिएट किया। ठीक है ना, अब मैं थोड़ा सा ओवरव्यू बता दूं कि सिंपली सारे क्वेश्चंस को आपको कैसे लिखना है। तो सबसे पहला तरीका होता है बाबू, जब आप क्वेश्चंस देखेंगे तो क्वेश्चंस में सिंपली आपको याद रखना है कि पहले आप भूमिका लिखेंगे। ठीक है ना, भूमिका या परिचय लिखेंगे। ठीक है, इसमें उस चीजों के बारे में सिंपल इंट्रोडक्शन दे देंगे। ठीक है ना, उसके बाद जो मुख्य बिंदु होता है, मुख्य हेडिंग, ठीक है ना, आप लिखेंगे। लाइक हम लोग मुख्य हेडिंग कैसे कर सकते हैं, पुरातात्विक स्रोत को ले सकते हैं। ठीक है, इसके बाद इसके अंतर्गत जो भी हेडिंग्स है सब हेडिंग्स लिख देंगे। फिर दूसरी हेडिंग्स अगर प्रकार दिया हो तो प्रकार लिख लीजिएगा।
प्रकार के बारे में 1 2 3 4 उसके बारे में थोड़ी थोड़ी बातें लिख दीजिएगा। और उसके बाद चौथी हेडिंग्स आप डालिएगा, अगली हेडिंग महत्व, ठीक है ना। महत्व क्या होता है, महत्व हमने कई क्वेश्चन में बताया, इसको भी आप लिख दीजिएगा। और इसके अलावा सबसे लास्ट में आप लिखिएगा निष्कर्ष, ठीक है ना, निष्कर्ष। इन सभी चीजों से रिलेटेड जो कुछ भी आपका कंक्लूजन निकल रहा है कि पुरातात्विक स्रोत के रूप में सिक्का कैसे काम करता है, स्मारक कैसे काम करते हैं, शिलालेख कैसे काम करते हैं, इन सभी के बारे में आप कंक्लूजन के रूप में दो चार लाइन के रूप में आप लिख दीजिएगा, ठीक है ना। तो आंसर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, करते रहिए तैयारी, टाटा बाय बाय।